नमस्कार। चुनावी यात्रा में बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं मौजूद हूं अम्बेडकर नगर में और हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं रितेश पांडे जी। अम्बेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। 2019 में आप जीते, लेकिन बीएसपी के टिकट पर। इस बार आप भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। तो पहला सवाल रितेश जी मेरा यही कि कैसी चल रही तैयारियां चुनाव की? फर्स्ट क्लास है और जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और हम लोग ये चुनाव भारी बहुमत से जीत रहे हैं। 2019 वाले से ज्यादा अंतर से? बिल्कुल, हाँ, बहुत ज्यादा अंतर से, डबल के लगभग। डबल के अंतर से जी। क्या फैक्टर रहेंगे जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि इस बार जीत का अंतर और बढ़ने वाला है? देखिए, एक तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हुए हैं जमीनी स्तर पे, निश्चित रूप से उसका अत्यंत ही फायदा जो है यहाँ पे इस चुनाव में मिल रहा है। चाहे अम्बेडकर नगर में अगर आप देखेंगे तो आयुष्मान कार्ड लगभग 8 लाख आयुष्मान कार्ड यहाँ पे गए हैं। 4 लाख लोगों को शौचालय मिला है, 4 लाख परिवारों को। लगभग यहाँ पे 80,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजनाएं मिली हैं। तो जो क्रियान्वयन हुआ है गवर्नमेंट स्कीम्स का, वो बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। जनता को ये एहसास है कि इतने वर्षों से लोग वोट देते चले आए हैं दूसरी पार्टियों को, लेकिन आज उनके जीवन में परिवर्तन, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो। बिजली की व्यवस्था में आज ज़्यादा सुचारू रूप से बिजली मिलती है, वोल्टेज अच्छा आ रहा है। और उसी के साथ साथ पानी की व्यवस्था को अगर आप देखेंगे, हर गांव में पानी की टंकी बन रही है और पाइपलाइन बिछाई जा रही है ताकि हर घर में नल पहुंचे, हर घर नल योजना के तहत। तो पक्के आवास हैं, ये सारी की सारी चीजें। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर आपको लग रहा है कि आप इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा अंतर से जीतेंगे। सामने गठबंधन प्रत्याशी हैं लालजी वर्मा, कभी आपके साथी हुआ करते थे, आज आपका मुकाबला उनसे है। गठबंधन प्रत्याशी का और गठबंधन का ये कहना है कि हमारे एक साथ आ जाने से हमारा जो वोट बैंक है वो भी एक साथ आ रहा है। जी। आपको लग रहा है कि उधर दल और दिल सब मिल गए हैं, आपके लिए चुनौती होगी या फिर आपके वोटर आपके साथ हैं? देखिए, जो परिस्थितियां, हमारे वोटर तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जी। और रही उनकी बात, तो उन्हें तो अपना खेमा, रोज वो टिकट बदलते हैं, रोज समीकरण को अपना बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सामने दिखता है कि उधर ज्यादा केओस दिखता है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं कि एक निश्चित निर्णय के साथ आगे बढ़ा जा रहा है और सारी की सारी तैयारियां बखूबी उसको जमीनी स्तर पे उतार करके चुनाव को बहुत गति दे करके जो है लड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैं लेकिन यहाँ कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि देखिए, एक तो एससी आबादी सबसे ज्यादा यहाँ पर है, दूसरा मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा यहाँ पर है। अगर उस जातीय और धार्मिक समीकरण को देखें तो उस लिहाज से आपके लिए चुनौती यहाँ पर इस बार गहरी है, बड़ी है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा है कि यहाँ पे चुनाव अगर आप जातीय आधार पे भी देखेंगे, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी अति पिछड़े वर्ग की है और वो अति पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का अपना कोर वोट भी है। और ऐसी कोई बिरादरी नहीं है, कोई बिरादरी नहीं जिससे भारतीय जनता पार्टी को वोट न मिल रहा हो। वो भले ही अपना एक एक जाति समीकरण को पकड़ करके चल रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अक्रॉस द बोर्ड वोट, जाति की बाउंड्री को आपने तोड़ा है। जी। जिस रितेश पांडे को मैंने पहली बार देखा था उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर, तो वो सूट बूट पहने हुए थे, टाई पहने हुए थे। मैंने आपको पहली बार संसद के भीतर देखा, तब भी आप सूट बूट टाई में ही थे। अभी कुर्ता पजामा और साथ में भगवा गमछा, वो ज्यादा बेहतर लगता है? ये दोनों एक समान है। दोनों एक समान। देखिए, यहाँ पे जो कंफर्ट लेवल है वो कुर्ते पजामे में ज्यादा है और मैं यहाँ का हूँ, लोकल हूँ, ये मेरी मातृभूमि है और मुझे यहाँ पे बहुत आसानी से लोगों से संपर्क करने में, लोगों से मिलने में, अपनी जैसे भी वेशभूषा है उसमें अत्यंत ही आराम रहता है और अच्छा भी लगता है। बहुत से लोग वैसे तो जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं बता दूं कि रितेश जी लंदन रिटर्न्स हैं, वहां आपने पढ़ाई की है। जी। पढ़ाई के बाद वहां पे कुछ दिन जॉब भी किया आपने या पढ़ाई करके वापस आ गए? क्या किया वहां पर? लंदन की लाइफ कैसे? थोड़े दिन जॉब कर रहा था। अच्छा, ठीक है, सारी चीजें बढ़िया है, घर घर होता है और अपना परिवार, अपना देश होता है और अपनी मिट्टी में लौट के आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ अम्बेडकर नगर में मैं चाहता था हमेशा कि अपने क्षेत्र के लिए एक स्वच्छ राजनीति के तहत, एक प्रोग्रेसिव राजनीति के तहत काट छांट से ऊपर उठ करके अपने क्षेत्र में एक जो यहाँ की आवाज़ है, जो यहाँ के मुद्दे हैं, उनको निरंतर लोकसभा तक पहुँचाया जाए। या विधानसभा में भी मैं था तो मेरा प्रयास ये था कि जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं उनको उठा करके और उनके पीछे गवर्नमेंट के साथ लग करके
उनका निस्तारण किया जाए। और हम लोग बहुत से ऐसे मुद्दों में सफल रहे, चाहे मालीपुर की रोड थी 44 करोड़ रुपए का, उसको हमने पास करवाया, चाहे अंडरपास था गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे, वहाँ पे हम लोग सफल रहे लोकसभा के माध्यम से। तमाम लोगों का यहाँ भूमि अधिग्रहण का इशू था, उसको भी हमने लोकसभा में उठा करके बातचीत करके उसको एक मुकाम पर, अब वो सुना था सुप्रीम मैंने, कोर्ट आपको में वाला भाषण सुना मामला है। लोकसभा और यहाँ पे कुछ ट्रेनें वगैरह थी, उनको भी हम लोगों ने रुकवाया। तो निरंतर जो भी मुद्दे आए हैं उसको पूरी मजबूती से लोकसभा में रखा गया है। युवाओं के मुद्दे, महिलाओं, शोषित दलित वंचित वर्ग के मुद्दे भी पूरी ताकत से हम लोगों ने रखा है। परिवहन की दिक्कत लेकिन अभी भी है यहाँ पर है। मैंने सुना कि शायद यहाँ पर बस अड्डा नहीं है अभी तक। नहीं, बस अड्डा है, लेकिन बस अड्डे को शिफ्ट करने की एक बात है, जिसके लिए जमीन वगैरह चिन्हित है। और नहीं, ये वाला सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि रामअचल राजभर साहब भी यहीं से आते हैं, और वो जब बसपा की सरकार थी तो वो परिवहन मंत्री भी थे। उसके बावजूद अगर इतने बरस लग गए यहाँ पर परिवहन को दुरुस्त करने में, तो कहीं कुछ न कुछ तो कमी रही होगी ना। देखिए, पूर्व के विषय में, अब वो परिवहन मंत्री थे, क्यों नहीं बना, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। निश्चित रूप से कोई ना कोई खामियां जरूर रही होगी उनकी तरफ से, लेकिन आज की जो परिस्थिति है, बस अड्डा है, लेकिन बस अड्डे की लोकेशन चेंज होनी है। ओके। और उसके लिए भूमि, इससे पहले डीएम साहब जो है बता रहे थे कि वो भूमि है, अब उसके ऊपर खाली फॉर्मेलिटीज करके पेपर वर्क करके जगह चिन्हित हो गई, आप ये जगह चिन्हित है। अच्छा, ठीक है। एक सांसद के तौर पर 5 साल आपने कार्यकाल किया, आपकी उपलब्धियां जो आप, भले आप तब बसपा में थे, लेकिन एक सांसद के तौर पर आपने काम किया होगा, जो आप लोगों के बीच में जाके गिना रहे हो। जी, देखिए, एक तो सांसद के रूप में प्रतिनिधि की जहां तक बात रही, मैंने लोकसभा में मेरे ख्याल से टॉप 20 जो सांसद हैं जिन्होंने प्रश्न उठाया है, टॉप 10 में होगा। मैंने सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए अपने क्षेत्र को लेकर के, और सबसे ज्यादा बार उठ करके यहाँ के इश्यूज को उठाया, और फिर उन इश्यूज को उठा करके हमने यहाँ पे अपने क्षेत्र में रहते हुए हम लोगों ने तमाम चीजों का निराकरण भी किया। कुछ मैंने आपको अभी गिनाया था, जैसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे 3 जगह अंडरपास की जरूरत थी। क्योंकि वो बीच में से जहां जा रहा था, गांव एक तरफ हो जा रहा था, खेत एक तरफ हो जा रहे थे, किसानों को ज्यादा लंबा अपने खेतों तक जाना पड़ रहा था। तीनों जगह पे अंडरपास हमको मिला। कुछ ट्रेनों को रुकवाने का इश्यू था। यहाँ निनामपुर एक गांव है कटेरी विधानसभा में, वहां पे रेल का जो ट्रैक का दोहरीकरण हो रहा था, उसकी वजह से जो एक अंडरपास बना हुआ था वो ब्लॉक हो रहा था। अच्छा। तो उसको हम लोगों ने लोकसभा के माध्यम से इस इशू को उठा करके और चेयरमैन से बात करके वहाँ पे उसको सुचारू रूप से चालू करवाया, और रोड भी, रास्ता भी अच्छा बना दिया। अब पूरा वहाँ से लेकर के इल्फातगंज तक का, टांडा तक का वो रास्ता खुल चुका है, और ये एक बड़ा इशू था यहाँ का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, दोनों पे अंबेडकर नगर से चढ़ने के लिए रैंप नहीं बने थे, एक्सेस पॉइंट नहीं बना था, तो उसको भी हमने लोकसभा में उठाया, यूपीडा के अधिकारियों से बात की, दोनों जगह पे बना। तो ये सारी की सारी उपलब्धियां रही हैं। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में पिछले साल मैंने लगभग 1.5 महीने तक मैंने पैदल यात्रा भी की थी, और तमाम लोगों से उनकी समस्याओं को जाना। मनरेगा के मजदूर थे, उनके कुछ इश्यूज थे दिहाड़ी को लेकर के, उसको हम लोगों ने लोकसभा में रखने का कार्य किया। हमने आशा बहुओं का इशू था, उसको लोकसभा में उठाया, उस पर मेरा जो है एक रेजोल्यूशन भी लगभग 2 साल तक चला। तो जितने भी इश्यूज लोकल लेवल से आए थे वो हमने रखा, और उनका निराकरण करने के लिए सही पहल से काफी इश्यूज पे हम लोग सफल भी रहे। सदन के भीतर आपने कई बार रोजगार और नौकरी पर सवाल किया था, मैंने आपको सुना था। तो अभी जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है रोजगार और नौकरी को लेकर, क्योंकि विपक्ष सबसे ज्यादा मुद्दा यही बना रहा है कि सरकार नौकरी देने में नाकाम रही है। देखिए, नौकरियों की बात करेंगे आप इधर, तो प्रदेश में भी नौकरियां निकली हैं, देश में भी नौकरियां निकली उस पर कहते हैं पेपर लीक हो गया। देखिए, पेपर लीक तो तमाम और सरकारें हैं, वहां पे भी हो रहा है, लेकिन वो इशू नहीं है। इशू ये है कि इसको रोकें कैसे, और इसको रोकने के लिए, इस जंजाल को तोड़ने के लिए जो कानून बने हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने इनिशिएटिव लेके वो कानून बनाया। क्रियान्वयन भी उसका अब मजबूती से और सख्ती से होगा। और मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने रख रखी है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये इशू फिर से न रिपीट हो, इस पर कठोरतम और पूरी संजीदगी से इसको वॉच करके इसको पुनः इसका रिपीट ना हो, आगे पेपर लीक ना हो, ये व्यवस्था की जाएगी। मुझे पता है चुनाव की व्यस्तता है, आखिर और एक आपने एक नौकरियों के बारे में पूछा। हाँ, जी। देखिए, नौकरियां मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि
अगर आप सरकारी नौकरियों को लेंगे तो सबसे पहले तो ये जानिए देश की लगभग 70% आबादी 40 साल की उम्र से नीचे है, ठीक है। तो अगर आप वर्किंग एज को देखेंगे तो लगभग 27, 25, 26 करोड़ लोग हैं। उसमें से सरकारी नौकरियां लोग बोलते हैं, जो एक जनरल अनुमान है कि 4% नौकरियां सरकारी नौकरियां हैं। तो आप पॉपुलेशन का अगर मानेंगे तो 4-5 करोड़ नौकरियां होंगी, ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़। नहीं, इस पर यूथ ये कहते हैं कि देखिए पहले जॉब का सबसे बड़ा सेक्टर रेलवे था, आर्मी में अग्निवीर लेकर आ गए आप, रेलवे में वैकेंसी निकल नहीं रही है, इसको लेकर युवाओं में नाराजगी है। विपक्ष का कहना है कि आपने रेलवे में पूरी तरीके से ब्लॉक क्यों कर दिया वैकेंसी को, और अग्निवीर क्यों लेकर आ गए आप? देखिए ऐसा है, अग्निवीर की जो व्यवस्था है वो जॉब्स क्रिएट कर रही है, और उसके बाद भी लोग उसमें रिजर्व फोर्सेस में जाएंगे, और जो लोग वहां से ट्रेन होकर के निकलते हैं उनके लिए और भी नौकरियों की उपलब्धि होगी, और एक पूंजी के साथ भी वो निकलने का कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, जो विपक्षी है वो तो दिखाएगा कि नौकरियां खत्म हो रही हैं। मेरा मानना है कि उससे नौकरियां सृजित हो रही हैं और ज्यादा लोगों को उससे अवसर मिल रहे हैं, और वो लोग वापस वर्कफोर्स में जाकर के जो डिसिप्लिन और जो उन्होंने टेक्निकलिटीज वहां सीखी है उसको देखते हुए उन्हें और भी नौकरियां मिलेंगी, चाहे रिजर्व फोर्सेज में, चाहे और जगह पे वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अन्य जो सेक्टर्स हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में आइए, यहीं अम्बेडकर नगर में आप आइए, यहाँ पे जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निकला, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निकला, दोनों जगह पे औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, दोनों जगह पे क्या कहते हैं जमीन एक्वायर हो रही है, लगभग 600 बीघा जमीन दोनों जगह पे एक्वायर करने का टारगेट है, 200 बीघा दोनों जगह होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पे एनटीपीसी में लगभग 3000 लोग काम करते हैं, मिझौड़ा मिल है वहाँ लगभग 1000 लोग काम करते हैं। तो जब यहाँ पे और फैक्ट्रीज लगेंगी और क्या कहते हैं उन फैक्ट्रियों में तमाम लोग काम करने आएंगे, और उसके इर्द गिर्द रोजगार का सृजन होगा। आखिरी तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ भी हो रही है, और ऐसी व्यवस्था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे भी हो रही है, और गोरखपुर में भी ये एक्सप्रेसवे जहाँ जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, और जिस स्पीड से ये हो रहा है बहुत ही जल्द इनका आप असर भी देखने का काम करेंगे। आखिरी के 3 सवाल, मुझे पता है चुनाव की व्यस्तता है, आपको जाना है, पुरानी पेंशन पर भी आपसे सवाल किया जाता है, उस पर क्या जवाब देते हैं जब कहीं प्रचार करने के लिए जाते हैं? तो देखिए, पुरानी पेंशन की जो स्कीम्स हैं वो जनरली कुछ गवर्नमेंट्स उसको उन्होंने लॉन्च किया, उसको लेकर के स्ट्रगल कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको स्टडी कर रही है, और स्टडी करके उसके ऊपर कुछ ना कुछ सुचारू नीतियां बनाने का कार्य करेंगे। एक आध आंध्र प्रदेश वगैरह का मॉडल है जिसको स्टडी किया जा रहा है। आप जानते होंगे आंध्र प्रदेश में एक मॉडल आया था कि उसको फिक्स करके एक अमाउंट दिया जाए, तो उसको गवर्नमेंट स्टडी कर रही है, और स्टडी करके उसके ऊपर कोई एक अच्छा डिसीजन जो हमारे गवर्नमेंट नौकरी में जो हमारे सर्विसमैन हैं उनके लिए एक अच्छा डिसीजन लेकर के सरकार आएगी। ओके। रितेश पांडे ने तो अपनी राह चुन ली, आप बसपा से भाजपा में आ गए, पिताजी की राह आगे क्या है अभी, मतलब क्लियर हो गया कि आगे? देखिए उनसे पूछा जाए, है ना, अभी वो जहाँ है, बातचीत तो होती होगी, ये तो देखिए ऐसा है, वो उनका पॉलिटिकल डिसीजन है, मैं उसके ऊपर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। सपा में कोई नाराजगी नहीं अभी उनको लेकर? उनकी कहीं किसी से कोई नाराजगी, उधर सब ठीक चल रहा है जी। अच्छा, तो फिर लोग ये सवाल नहीं करते कि पिताजी सपा में, आप भाजपा में? मुझसे तो वैचारिक नहीं करता है, इस पर कोई सवाल नहीं। और इसी के साथ साथ देखिए जो हमारा जनता से जो लगाव है, जो हम जनता के बीच में रह करके कार्य किए हैं, जनता को सारी चीज़ों की जानकारी है, और जनता ये भी जानती है कि हम लोगों ने या हमारी स्थितियों में किस प्रकार से हम लोगों ने जनता से परामर्श करके सारे डिसीजन लेने का काम किया। पब्लिक से कनेक्ट हैं आप। अखिलेश और राहुल के साथ आने से आपको लग रहा है कि कोई कंपटीशन है यूपी की 80 सीटों पर? भाई साहब, मुझे तो कोई कंपटीशन नहीं दिखता है कहीं पर। नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें दिख रही हैं। अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, फिरोजाबाद, मैनपुरी। देखिए, आप रिजल्ट का इंतजार करिए, आपको उसका जवाब मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी सीटों को जीतेगी उत्तर प्रदेश में। बीएसपी को कहाँ देख पा रहे हैं आप इस चुनाव में? देखिए, बीएसपी का अपना एक काडर है, एक वोट बैंक है, निश्चित रूप से वो काडर और वो वोट बैंक बीएसपी को जिस भी लेवल पे उनके साथ खड़ा रहेगा जी। थैंक यू रितेश जी, समय निकालने के लिए हमसे बातचीत करें। थैंक यू।